स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक होम ट्विटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सेल के बारे में, सेल के पार्ट्स के बारे में, है ना, और सेल कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्योंकि हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या सेल में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, तो आइए जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे या क्वेश्चन कहां से बनता है। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया से कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो 1880 में किसने की थी? कॉलिकर ने उसकी खोज की थी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो बेंडा ने क्या किया था? 1897 में इसका नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में, इसकी संरचना के आधार पर। फिर यहाँ पे एक बात और आता कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? तो ऑल्टमान ने 1890 में इसका क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। और इसके बारे में सर्वप्रथम एक्सप्लेन किसने किया था? यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी किसने काम किया था? ये हमारे ऑल्टमान ने किया था। अब यहाँ से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि एटीपी का निर्माण कहां पर होता है? तो एटीपी का निर्माण भी हमारे कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि एटीपी क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। होता तो दो जगह है, पहला हमारा कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से, जो कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता क्या है। दूसरा हमारा क्या होता है? हमारा क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल कहां पूरी होती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पूरी होती है ना। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेब्स साइकिल कहां पूरा होता है? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल पूरी होती है। और क्या पूछा जाता है? यानी कोशिका के पावर हाउस के बारे में हम पढ़ चुके। और क्या करता है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है? तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? पूरे सेल के एक तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, उसी तरह उसको भी क्या मिलती है? पूरे सेल्स को एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी देता है। तो ये था क्या हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अब आइए हम लोग आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो सर्वप्रथम इसके हम नेम की एटोमोलॉजी पे आ जाएं कि ये नाम आया तो आया कहां से, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? तो ये पहली बात, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें यदि हम बोलें तो एंडोप्लाज्मिक, एंडो का मतलब होता है ना। जो ये एंडो का मतलब, इतने का मतलब, सॉरी, एंडो का मतलब होता है इंडो से, ठीक है, इंडो यानी अंतः, ठीक, प्लस प्लाज्मिक। प्लाज्मा आप लोग जानते हो कि हमारी फोर्थ स्टेट है ना। जैसे कि आप लोग सॉलिड लिक्विड गैस पढ़े हो, उसी तरह जब हम लोग साइंस में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग दो और स्टेट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें एक प्लाज्मा स्टेट्स है और एक आइंस्टीन स्टेट के बारे में, बोस आइंस्टीन स्टेट के बारे में जानेंगे। तो प्लाज्मा स्टेट कैसी होती है? प्लाज्मा स्टेट जो हमारी होती है अर्ध तरल होती है, एक तरीके से चिपचिपी होती है, ना ये पूरी तरीके से ठोस होती है, ना ये पूरी तरीके से द्रव्य होती है। ये क्या अर्ध तरल होती है, चिपचिपी टाइप की होती है। जैसे आपने जेली देखा होगा, है ना, जेली जिस प्रकार की, वही हमारा एक तरीके से प्लाज्मा स्टेट पर थोड़ा जेली से और हो जाता है। और फिर हमारा क्या है? रेटिकुलम, है ना। ये तीन वर्ड इसमें यूज किए गए हैं। अब देखिए, एंडो का मतलब हुआ अंतः, प्लाज्मा का मतलब हो गया क्या? उस द्रव्य से। जैसे कि यदि हम इमेजिन करें तो हमने साइटोप्लाज्म पढ़ चुके हैं ना, तो साइटोप्लाज्म तरीके का एक जल होता है, कोशिका द्रव्य होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ द्रव्य, अर्ध तरल द्रव्य लिख देता हूँ, है ना, अर्ध तरल द्रव्य। अब यहाँ पे रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क से या सिस्टम से या तंत्र से, है ना। तो हम जो मनोवैज्ञानिक थे, पोर्टर थे, इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी, 1945 में की थी। तो पोर्टर जब मतलब कोशिका के बारे में देख रहे थे तो उन्होंने एक संरचना देखी जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर, मतलब न्यूक्लियस को घेरे हुई थी। क्या की हुई थी? न्यूक्लियस को घेरे हुई थी। तो कुछ इस टाइप की उन्होंने संरचना देखा, है ना। न्यूक्लियस के इधर से लेकर के उधर, वो मतलब चारों तरफ से न्यूक्लियस को क्या कर चुकी थी? घेरे हुई थी। उन्होंने सेल में देखा, तो उन्होंने देखा कि यह एक मतलब स्ट्रक्चर बना रही है ना, एक तंत्र का निर्माण कर रही है। और क्या करती है ये? जो मतलब जो हमारा साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है या जो अदर द्रव्य हैं, उनको क्या करती है? सेल न्यूक्लियस में ले जाने का काम कर रही है। मतलब एक तरीके से एक चैनल का काम कर रही है, एक रास्ते का काम कर रही है, एक तंत्र का निर्माण कर रही है, जिसके द्वारा जो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जैसे कि क्या, क्रोमैटिन नुमा धागा। जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे न्यूक्लियस में केंद्रिका होती है ना, इसमें क्रोमैटिन नामक धागे पाए जाते हैं, और इसमें क्या? न्यूक्लियस द्रव्य होता है ना।
यानी केंद्रक द्रव्य होता है। इसकी बाहरी झिल्ली को न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो जो इसके अंदर के मतलब पदार्थ हैं उसको क्या करती है, कोशिका द्रव्य में लेके आती है। जो हमारा यहाँ पे कोशिका के चारों ओर क्या द्रव्य भरा रहता है ना, कोशिका के चारों ओर द्रव्य भरा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जिसमें कि बहुत ढेर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, है ना, हमारे गोल्जी बॉडीज हो गई, सबके अलग अलग वर्क हैं और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा वैक्यूल्स हो गया, है ना, ये सारे किसमें पाए जाते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो जो वो पदार्थ हैं वो इसके माध्यम से ही हमारे न्यूक्लियस तक जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन ऑफ द सेल किसे बोला गया, न्यूक्लियस को बोला गया है। न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, पूरे सेल की एक्टिविटी को। अब कंट्रोल कैसे करेगा, जैसे कि जो जैसे हमारा दिमाग मतलब कंट्रोल करता है, उसकी यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, शायद न्यूरॉन यूनिट है ना, हमारे माइंड की न्यूरॉन यूनिट है, वो न्यूरॉन के माध्यम से कंट्रोल करता है। इसी तरह ये जो मतलब यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गेनल्स हैं उनको कंट्रोल करता है क्या, उनके जो भी मतलब जैसे डीएनए पाया जाता है या जिसको राइबोसोम प्रोटीन की जरूरत होती है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है उसके माध्यम से। जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको मतलब क्या ऑक्सीडेशन के लिए वाटर चाहिए होता है, या अदर चीजें होती हैं, तो वो सब इसी से मिलती है। तो वो किस रास्ते से आते हैं, जो आपको ये रास्ते दिख रहे हैं, ये पाथ दिख रहा है, ये चैनल्स दिख रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से ये उनके पास पहुंचती है। कैसे पहुंचती है हम आगे समझेंगे उसके बारे में डिटेल में से। तो मतलब इसका नामकरण इसी उन्होंने देखा कि यह मतलब कोशिका के अंदर पाई जाती है, तो इसलिए इंडो प्लाज्मा मतलब अर्ध द्रव्य को क्या करती है, जोड़ती है ना, पहुंचाती है एक जगह से दूसरी जगह तक, इसीलिए इसका नाम उन्होंने रख दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको नाम समझ में आया होगा इसका नाम कैसे पड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका नाम इस प्रकार पड़ा था। और इसकी खोज किसने की थी, तो डिस्कवर किया गया था पोर्टर के द्वारा 1945 में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी। कब की थी, 1945 में की थी। फिर अब ये करता क्या है, क्रिएट अ पाथ बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यह साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है ना, जो कि कोशिका द्रव्य है और जो हमारा न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, उसके बीच ये पाथ बनाता है या एक तरीके से तंत्र का निर्माण करता है। वो पाथ में होता क्या है, जैसे कि मान लो हमारे सेल्स को क्या प्रोटीन की जरूरत है, किसकी जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं, इसीलिए उसको क्या प्रोटीन की फैक्ट्री बोला गया है। तो जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो इनमें देखो ये इन तंत्र में पाए गए हैं, और यहाँ पे एक प्रो आरएनए हमारे न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। तो वो यहाँ से जब एक्स्ट्रा होता है तो क्या करता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करता है, और प्रोटीन का निर्माण करते हुए वो आगे आता है, और यहाँ से होते हुए इस रास्ते से होते हुए वे क्या करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन की थैली फुल हो रही है, जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, वो जैसे ही फुल हो जाती है तो उससे एक भाग टूट जाता है। इस जब जो टूटा हुआ भाग होता है उसको हम माइक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूटे हुए भाग को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो टूटा हुआ भाग होता है जिसमें प्रोटीन मतलब इकट्ठा रहता है ना, वो क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम्स बोलते हैं या वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। वो वेसिकल क्या करता है, हमारे कहाँ जाता है, टूट करके गोल्जी बॉडी में पहुंचता है। गोल्जी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है और जिस जगह उसकी जरूरत होती है गोल्जी बॉडी उसे वहां पे पहुंचाने का काम करती है। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे बोला गया, गोल्जी बॉडीज को बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि वो क्या करती है, जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का काम क्या होता है कि जैसे ढेर सारे वाहन आ रहे हैं, चौराहे पे खड़ा होता है, वो रोकता है ना, कुछ देर रुकेगा। उसी तरह जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है, जैसे यहाँ से जो भी मतलब सब्सटेंस निकलते हैं वो जाते हैं चौराहे पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे चौराहे पे गोल्जी बॉडी रहता है, और गोल्जी बॉडी कहता है कि बेटा अभी रुको तुम, है ना, तुम पहले यहाँ पे आओ, मेरे पास आओ, अपना लाइसेंस दिखाओ कि तुमको तुम्हारे पास है कि नहीं है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, इन सब्सटेंस को रोकता है, इन माइक्रोसोम्स को रोकता है और देखता है कि इसमें कोई वेस्ट मटेरियल तो नहीं है, यदि है तो उसे हमें कहाँ पहुंचाना है, लाइसोसोम के पास पहुंचाना है। यदि मतलब इसमें प्रोटीन वगैरह है या जरूरी जो चीजें हैं उसको हमें कहाँ पहुंचाना है, अदर सेल्स के पास पहुंचाना है, ठीक। तो ये काम कौन करता है, हमारे गोल्जी बॉडीज करती हैं। इन वेसिकल, ये वेसिकल जैसे ही फुल होता है तो वेसिकल की फॉर्म में टूट जाता है या माइक्रोसोम्स के फॉर्म में टूटता है, तो आगे उसे बताऊंगा। तो ये क्या करता है, एक रास्ता तय करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच। तीसरा क्या है, इट्स वन एंड कनेक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो जो ये हमारा क्या कहते हैं, हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
इसका जो हिस्सा है, पहले एक पार्ट इसका किससे जुड़ा होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी जो हमारी कोशिका मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसका एक पार्ट किससे जुड़ा होता है, उससे जुड़ा होता है। मान लो मैं ये एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ इस तरीके से, हमारा क्या है, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, ये मैं एक सेल का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ये देखो सेल का स्ट्रक्चर है, ये मैंने बना दिया सेल, ठीक है, ये मैंने सेल बना दिया पूरा। अब इस सेल का देखिए जो एक पार्ट है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये इससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, हमारे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब यही था कि इट्स वन एंड कनेक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन कनेक्ट विद द न्यूक्लियस। ये क्या करता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस को भी क्या करता है, जोड़ता है। यहाँ पे देखो ढेर सारे आपको इसके ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल्स देखिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी, यहाँ पे ढेर सारा द्रव्य फैला हुआ है ना, यहाँ पे ढेर सारा द्रव्य फैला हुआ है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य को भी अंदर ले जाने का काम कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, और जो अनइम्पॉर्टेंट है उनको बाहर भी ले आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये साइटोप्लाज्म को केंद्रक से जोड़ता है। दूसरा काम क्या करता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो हमारी कोशिका झिल्ली यानी जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो हमारी जीवित कोशिका है, किसकी बनी होती है, हमारे लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। उसको भी किससे, हमारे न्यूक्लियस से जोड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारे यूपीपीसीएस में, ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ना, एक कोशिका दूसरे किस कोशिका से जुड़ी होती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से कौन जोड़ता है, तो प्लाज्मोड्स मेटा है ना। मैंने आपको ये एक बार पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि जो हमारे प्लाज्मोड्स मेटा होते हैं, ये प्लाज्मोड्स मेटा, ये क्या करते हैं, ये एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ते हैं। ये प्लाज्मोड्स मेटा क्या है, यही हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, है ना। ये जो हमारी मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें छोटे छोटे मतलब इसका जो सबसे बाहरी पार्ट है ना, उसी को हम प्लाज्मोड्स मेटा कहते हैं, जो हमारे क्या सेल के बाहर होता है। ये नलिकाएं निकली रहती हैं जिनसे क्या पदार्थ बाहर आता रहता है और एक सेल से दूसरे सेल में जाता रहता है, किसके माध्यम से, इस प्लाज्मोड्स मेटा के माध्यम से। और ये कहाँ होते हैं, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उन्हीं के पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के मतलब परत में ये प्लाज्मोड्स मेटा पाए जाते हैं, या कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति हो, चाहे हमारी सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो, सबका निर्माण इन्हीं के कारण होता है। क्योंकि इन्हीं नलिकाओं, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से धीरे धीरे क्या, जो अंदर यहाँ पे पदार्थ भरे हुए हैं, उनका सेक्रेशन होता रहता है, और उन्हीं सेक्रेशन के कारण एक मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। हम पढ़ेंगे, जब फंक्शन ऑफ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में, वो हमारे मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के निर्माण में, या हमारी सेल वॉल के निर्माण में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इन्हीं ट्यूब्यूल्स के माध्यम से पदार्थ का स्राव होता रहता है, लिपिड्स का, प्रोटीन का श्रवण होता रहता है ना, सिक्रीट होते रहते हैं वो, और उन्हीं के कारण क्या, एक लेयर का निर्माण होता है जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। और हमने पढ़ा है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो यही रीजन है उसका, ठीक है। और इससे उन्हीं चीजों का सिक्रेशन होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, कौन सी प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, कौन सा लिपिड का संश्लेषण करेगी, भी हम लोग सब पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या जाना कि इसका जो एक पार्ट है वो किससे कनेक्ट होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, दूसरा न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है। यानी यह क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से जोड़ती है। तो एक बार जल्दी आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। पहले हमने ये पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, 1945 में पोर्टर ने की थी, या के.आर. पोर्टर ने की थी, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये एक तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है, एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसके द्वारा यह साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से जोड़ता है। दूसरा, यह क्या करता है, एक रास्ते का भी निर्माण करता है, जिससे यह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को किससे जोड़ता है, हमारे न्यूक्लियस से जोड़ता है, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं इसके थोड़ा मतलब ये किसमें किसमें पाया जाता है। तो मैं इतना रफ करे दे रहा हूँ, आप लोग अगर मतलब नोट आउट करना है या आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। मैं इसे क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब ये किसमें किसमें पाया जाता है, तो देखिए ये पहले तो कैसा इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं।
ये डबल मेम्ब्रेन सेल है। कैसी सेल है? डबल मेम्ब्रेन सेल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसी सेल थी? डबल मेम्ब्रेन सेल थी। ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि जो हमारे जितने भी हमारे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, वो किस में पाए जाते हैं? वो हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल में जितने भी होते हैं वो डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये हमारा कैसा, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि पूछा जाए ये कैसा है, ये हमारा एक तरीके से विकसित यानी डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स है। ये किसमें पाया जाता है? कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और ये कैसा होता है? इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। अब ये डबल मेम्ब्रेन है तो किसमें नहीं पाया जाएगा? अगर ये डबल मेम्ब्रेन है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा। यानी कि जो हमारे जितने भी बैक्टीरिया हो गए, है ना, जितने भी हमारे क्या कहते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, उनमें क्या एब्सेंट होता है। तो पहले मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट किस में रहता है। यहां पे लिख लीजिए प्रेजेंट इन all present in eukaryotic cell and all developed cell organelles, all developed cells, all developed cells, all developed animal and plant, animal and plant cells and plant cells। ठीक है, अब किसमें नहीं पाई जाती? एक्सेप्ट जो भी हमारे मैमल्स हैं, है ना, स्तनधारी हैं, या उसमें बाद में ये प्रेजेंट का ही आप लिख लीजिए। ये किसमें? ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और जितने भी विकसित जानवर मतलब जंतु हैं या पादप हैं उनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक, अब एब्सेंट किसमें है? अगला पॉइंट एब्सेंट का लिख लीजिए। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, जो हमारी प्राचीन सेल्स हैं, है ना, जो हमारी प्राचीन सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, ये हमारे क्या प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। एंड बैक्टीरिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल किसके? बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। कौन सी? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या है? ये एब्सेंट पाई जाती हैं। और किसमें? जो हमारे मैमल्स हैं, है ना, जो स्तनधारी हैं, भले ही विकसित इनमें सेल पाई जाती हैं, लेकिन जो इनकी आरबीसी होती है ना, उसमें क्या ये एब्सेंट होती है। जो हमारे मैमल्स की आरबीसी है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, क्योंकि जितने भी स्तनधारी हैं वो क्या है? डेवलप्ड सेल होती है उनके अंदर, लेकिन जो उनकी आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्योंकि जो ये आरबीसी है मैमल्स की, एक तरीके से उसमें क्या मतलब सुविकसित कोशिका नहीं है वो। ठीक है, ये क्या है? अविकसित कोशिका है, एक तरीके से हम मान सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा? इसमें अभाव होगा डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स का, तो यानी ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना ही इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये कैसी है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। अगर डबल मेम्ब्रेन है तो यानी ये क्या? डेवलप्ड है। अगर डेवलप्ड है तो ये किसमें पाई जाएगी? यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाएगी। यूकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती हैं? जितने भी डेवलप्ड एनिमल्स और प्लांट हैं, यानी जितने भी डेवलप्ड हमारे जंतु और पौधे हैं, उनमें हमारी क्या पाई जाती है? हमारी ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी। अब किसमें नहीं पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाएगी। और प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होता है? जितने भी हमारे विषाणु हैं, जीवाणु हैं, है ना, या नील हरित शैवाल है या मैमल की आरबीसी है, उन सब में क्या ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या करता समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग इसको भी क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर मैं जल्दी से इसे मिटाता हूँ और आगे स्टार्ट करता हूँ। अब हम लोग इसके मतलब एक तरीके से इसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। अब आते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, है ना, इसके पार्ट्स के बारे में। यदि मैं पार्ट्स की बात करूं, है ना, यदि इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो यहाँ पे हमें तीन तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है,
एक फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है थैलीनुमा और एक सर्कल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हम इसे स्ट्रक्चर के यदि हम देखें तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। यदि हम स्ट्रक्चर के उसमें देखें तो इसे हम 3 पार्ट के इसमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारा कहलाता है क्या, सिस्टर्ने। क्या कहलाता है, सिस्टर्ने। जो ये आप फ्लैट संरचना देख रहे हैं, है ना, फ्लैट है, सपाट संरचना जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारी है इसमें क्या एक भी शाखा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इसी में से ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकली है, ये ब्रांच निकली है। तो जो हमारी सिस्टर्ने हैं, सबसे पहले सिस्टर्ने 3 पार्ट इसके बता दूं, इसके पार्ट कौन कौन से हैं। पहला पार्ट है हमारा क्या, सिस्टर्ने। इसका दूसरा पार्ट है हमारा टिब्यूल्स, है ना, और इसका तीसरा पार्ट है वेसिकल्स। तीसरा पार्ट क्या है, वेसिकल्स है। तो यदि मैं इसकी बात करूं, सिस्टर्ने, थैली और नलिकाएं, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूं, सिस्टर्ने को हम सिस्टर्ने ही बोलेंगे, ट्यूब्यूल्स को हम नलिकाएं बोलते हैं और वेसिकल्स को हम क्या, थैलियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलियां बोलते हैं। तो ये देखिए ये थैली है, ये क्या हमारी सिस्टर्ने है। तो अब इसके बारे में देखिए, जो हमारी ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या है, अनब्रांच्ड है। कैसा है, अनब्रांच्ड है। और इसमें आपको ये रेड कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, है ना, ढेर सारे डॉट्स दिख रहे होंगे हर जगह पे। यहाँ पे देखिए इसके ऊपरी परत पे क्या है, ये हर जगह रेड डॉट्स हैं। ये रेड डॉट्स ही क्या है, राइबोसोम्स हैं। जैसे ही हमारा प्रो आरएनए यहाँ पे आता है ना, राइबोसोम्स में मिलता है, तभी प्रोटीन संश्लेषण क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस में हमारे क्या प्रो आरएनए पाया जाता है, और वो आरएनए यहाँ से आता है इसमें, इस पाथ में। और जैसे यहाँ पे आता है तो ये यहाँ से आरएनए से मिलता है, और आरएनए से राइबोसोम से मिलता है, और क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का बनना स्टार्ट हो जाता है, या प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब प्रोटीन सिंथेसिस धीरे धीरे स्टार्ट होती है, तो इसी पाथ के माध्यम से होते हुए, है ना, इसी पाथ के माध्यम से होते हुए क्या इकट्ठा हो जाती है। मतलब ढेर सारा प्रोटीन एक जगह बन जाएगा तो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए इसका दिखा दिया, ये पहले इस तरीके से था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रोटीन इकट्ठा होने लगा, थैली इकट्ठा होने लगी, है ना। एक खाली आप पॉलीथीन लीजिए, उसमें आप पानी डालते रहिए, पानी डालेंगे तो थैली क्या फूलती जाएगी। जब थैली फूलेगी तो इस तरह स्ट्रक्चर लेगी, तो वो स्ट्रक्चर देखिए बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और जैसे ये थैली मतलब पूरी हो जाती है तो क्या, अब जैसे ही बाहर जैसे आम पक गया तो अपने आप टूटता है कि नहीं टूटता, पेड़ नीचे गिराता है, क्या आपको उसे गिराना पड़ता है। वो जैसे ही आम पकता है कुछ दिन बाद वो अपने आप ही नीचे गिर जाता है। तो जैसे ये थैली पूरी हो जाती है, प्रोटीन इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा होने लगता है, तो ये क्या टूट जाता है और इस लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है ना, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में हो जाता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर में हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं पैक वेसिकल्स दिखाया हूँ, ये पैक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन के निर्माण में भी है, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है, उसके बाद क्या करता है, सिक्रेशन भी करता है, क्योंकि श्रावण भी कर रहा है, और उसकी पैकेजिंग भी करता है वेसिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दूसरा क्या करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, और तीसरा उसके सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। ये हमारे इसका एक फंक्शन हमें मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे ये प्रोटीन का निर्माण हो गया। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया जैसे ये वेसिकल्स हैं, अब ये वेसिकल्स रास्ता ढूंढते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि इससे तो अलग हो गए। अब जैसे हम भी अपने घर से आए हैं बाहर, ठीक ना, किसी न किसी मकसद से आए हैं, पढ़ने आए हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तो हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो हम अब ये हम लोग ढूंढे कि हम किस इसमें जाएं, एसएससी मतलब के फील्ड में जाएं, टीचिंग फील्ड में जाएं, कि किस में जाएं। तो ये भी बेचारा कंफ्यूज है ना। जैसे हमें एक ज़रूरत होती है एक अच्छे मार्गदर्शक की, उसी तरह अब ये पहुँचता क्या है, गोल्जी बॉडी दूर से देखता रहता है एज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, है ना, या एक मार्गदर्शक की तरीके से ही वो इसे देखता है, बुलाता है और इसको जांचता परखता है ना, और फिर इसकी जहां जरूरत होती है इसको वहां भेज देता है, ठीक है। इसके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको वो कहाँ भेजता है, लाइसोसोम्स के पास भेजता है ना। इसलिए लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी बोला गया। जो वेस्ट मटेरियल है वो वहां पे पहुंचेंगे, जो जरूरी चीजें हैं वो उनको उनके पास पहुंचाता जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, या अदर भी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डीएनए है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अब जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस पार्ट है, यहाँ पे ढेर सारा क्रोमैटिन नुमा धागी नुमा संरचना होगी। अब क्रोमैटिन नुमा धागी नुमा संरचना में क्या कंटेन करके रखता है, डीएनए कंटेन करके रखता है। वो डीएनए भी यहाँ से आएगा, है ना, डीएनए भी आएगा। और डीएनए की जरूरत किसको होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है
है ना। तो ये जो गोल्जी बॉडीज के पास जैसे डीएनए पहुंचेगा वो देखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को डीएनए की जरूरत है, क्योंकि डीएनए भी यहाँ पे ढेर सारे होते हैं, तो वो डीएनए के पास पहुंचा देता है, मतलब डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा देता है। इसीलिए जो हमारे गोल्जी बॉडीज हैं उनको क्या बोला गया था, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला गया है ये। और देखो इसका अब ये हमने क्या जान लिया वेसिकल्स के बारे में। हमने पहले क्या जाना, सिस्टर्ने के बारे में जाना। सिस्टर्ने कैसी होती है, ये एक तरीके से अनब्रांच्ड होती है। कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है। फ्लैट होती है, फ्लैट होती है, अनब्रांच्ड मतलब इसमें शाखा नहीं होती है, शाखा विहीन होती है, अनब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉरी अनब्रांच स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, एक आरबीसी कंटेन करके रखती है, कंटेन आरबीसी, सॉरी राइबोसोम, सॉरी आरबीसी बोल रहा हूँ, ये कंटेन क्या, राइबोसोम कंटेन करके रखती है। अब जब राइबोसोम कंटेन करके रखती है यानी ये क्या करती है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करती है, यानी हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। यहां तक आपने जाना। यानी जो हमारी सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने क्या है, फ्लैट होती है, सपाट होती है, अनब्रांच्ड होती है, और क्या है, ये क्या करती है, राइबोसोम्स को कंटेन करके रखती है। अब राइबोसोम्स को कंटेन करेगी तो ये क्या, प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करती है। अब ये ज़्यादातर पाई कहाँ जाती है सिस्टर्ने, तो जो हमारी लीवर सेल्स हैं, क्या जो हमारी लीवर सेल्स हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करती हैं या प्रोटीन को कंटेन करके रखती हैं, उनमें पाई जाती है। जैसे कि लीवर हिपैटिक सेल या लीवर हाइपोथेसिस जितने भी सेल करती हैं, ठीक, उनमें ये पाई जाती हैं। अब यदि बात करूँ हम टिब्यूल्स की, है ना, जो आप ये दूसरी संरचना, यहाँ पे मैं सेकंड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर हमारा सिस्टर्ने था, सेकंड नंबर टिब्यूल, और जो ये थर्ड नंबर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये हो चाहे ये हो, ये हमारा वेसिकल्स है। अभी बताता हूँ, उसको भी एक बार बता चुका ही हूँ। अब क्या, टिब्यूल्स, जो ये टिब्यूल्स लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखिए इनमें कोई पदार्थ नहीं पाया जा रहा, इसमें कुछ भी नहीं पाया जा रहा ना, एकदम सपाट है। जैसे यहाँ पे रेड रेड डॉट्स हैं, ये राइबोसोम्स कंटेन करके रखे थे सिस्टर्ने, लेकिन यहाँ पे क्या है, राइबोसोम नहीं है। तो और इसमें देखिए ढेर सारी ब्रांच निकली हुई हैं, यहाँ पे क्या एक भी ब्रांच नहीं निकली है, लेकिन इसमें की क्या है, ब्रांच है। तो टिब्यूल कैसा है, ये भी फ्लैट तो है ना, फ्लैट है, स्मूथ है ना, कैसा है, स्मूथ है, क्योंकि चिकना एकदम, ये देखो कोई भी मतलब यहाँ पे देखो सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई सब्सटेंस नहीं, मतलब ये एकदम चिकना है, स्मूथ है, फ्लैट, स्मूथ एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर मतलब क्या, इसमें ये शाखान्वित है, इसकी शाखाएं निकली हुई, देखो एक से मतलब इससे टिब्यूल से दूसरी टिब्यूल, उससे तीसरी टिब्यूल निकली हुई, मतलब ये ब्रांच्ड है। तो यदि पूछा जाए टिब्यूल्स कैसी स्ट्रक्चर है, तो टिब्यूल्स इसके अंदर फ्लैट है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलिका नुमा स्ट्रक्चर है। दूसरा चीज क्या है, ये स्मूथ है, ठीक है, और तीसरा क्या है, ब्रांच्ड है, मतलब इसमें शाखाएं निकली हुई हैं। अब देखो वो तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स हैं, ये क्या करता है, जो हमारे टिब्यूल्स है, तो टिब्यूल क्या करता है, helps in metabolism of lipid या biosynthesis of lipid, metabolism of lipid, ये क्या करता है, लिपिड के संश्लेषण में सहायता करता है, लिपिड के निर्माण में सहायता करता है, यानी कि फैट, क्या, फैट, ये क्या करता है, लिपिड के निर्माण में सहायता करता है, लिपिड की पैकेजिंग करता है ना। लिपिड को मतलब क्या, कंटेंट कर, जैसे कि प्रोटीन, ये क्या कर रहा था, प्रोटीन को पैकेज कर रहा था, सिंथेसिस कर रहा था, है ना, और सीक्रेट कर रहा था। उसी तरह ये क्या करता है, यहाँ पे देखो मैंने ब्लू कलर का, यहाँ पे देखो मैंने ये जो वेसिकल्स बनाए हैं, इनमें रेड कलर मैंने डॉट डॉट में कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, और राइबोसोम्स रेड कलर से मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, इसलिए यहाँ पे भी मैंने प्रोटीन को भी रेड कलर से दिखाया है। अब यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखा दिया, डॉट 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 ब्लू कलर का, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फैट का निर्माण कर रहा है, यानी कि लिपिड का निर्माण कर रहे हैं। टिब्यूल्स हमारे क्या हैं, लिपिड का निर्माण करते हैं, फैट का निर्माण करते हैं, फैट संश्लेषण में वर्क करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, तो जितने भी मतलब एक तरीके से जो हमारी पैनक्रियाटिक सेल है ना, जो इंसुलिन का श्रावण करती है, या जो उसमें बीटा सेल्स पाई जाती हैं, जो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है हमारे पैनक्रियाज में, वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी सेल होती है, हमारी स्मूथ सेल होती है, ठीक है। और जो हमारी लीवर की कुछ सेल्स हैं उसमें भी हमारी क्या पाई जाती हैं, वो मतलब हमारी ये टिब्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करूं टिब्यूल्स के बारे में, तो जो हमारा टिब्यूल्स है ये क्या करता है, जो हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, जो हमारे मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां, उनके खिंचाव में, है ना, या उनके फैलाव में, है ना, एक कॉन्ट्रैक्शन में, या मतलब एक तरीके संकुचन में, है ना,
एक्सट्रैक्शन और कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसमें क्या करता है, ये हेल्प करती है। कैसे करती है, क्योंकि ये कैल्शियम आयंस को क्या करती है, मेंटेन रखती है। ये क्या करती है, कैल्शियम आयंस को मेंटेन करने का काम करती है, जो कि कैल्शियम आयन हमारे हृदय में जितने भी हमारी मांसपेशियां हैं जो हमारी क्या संकुचित होती हैं या फैलती हैं, जैसे हमारी हार्ट की मसल्स हैं, है ना, ये संकुचन का मतलब कार्य करती हैं, है ना, फैलती भी हैं, सिकुड़ती भी हैं। तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयन की वजह से होता है। और ये कैल्शियम आयन हमारा कौन, ट्यूब्यूल्स हमारा क्या करते हैं, इसको मेंटेन करके रखता है। यानी मसल्स के मतलब कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है, हमारी ट्यूब्यूल्स हेल्प करती हैं। ठीक है, अब तीसरे की बात करूं मैं अपने, क्या जो हमारी तीसरा स्ट्रक्चर है क्या, वेसिकल्स। तीसरा हमारा क्या है, वेसिकल्स। ये क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है, ये कंटेनिंग का काम करता है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। किसको, फैट और लिपिड का, लिपिड के पैकेजिंग का काम करता है कौन, वेसिकल। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्या अपने इसके दूसरे पार्ट पे, कि मतलब और क्या है। ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर के रूप में देख लिया था। अब हम यदि बात करें, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं राइबोसोम के होने के उससे, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा ये है, इसमें राइबोसोम पाया जा रहा है ना। तो हम अगर राइबोसोम के प्रेजेंट के उसमें देखें तो ये दो टाइप में हम इसे बांट सकते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रफ। पहला इसका क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक बेस, पहले यहाँ पे लिख देते हैं किस, बेसिस ऑन प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले हमने स्ट्रक्चर के आधार पे बांटा था, अब हम किस पे बांट रहे हैं, राइबोसोम के प्रेजेंट होने के आधार पे, टू पार्ट्स। पहला हमारा क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो अभी हम लोग क्या सिस्टर्ने पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, सिस्टर्ने पढ़ चुके हैं। और सिस्टर्ने में हमने देखा था कि वहां पे राइबोसोम्स पाए जा रहे थे। अब राइबोसोम्स पाए जा रहे थे जिसके कारण जो इसकी सतह थी वो क्या हो गई थी, खुरदुरी हो गई थी, यानी रफ हो गई थी। ठीक, इसी के कारण इसको क्या बोला गया, राइबोसोम्स के पाए जाने के कारण ही, है ना, इसकी सतह पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी सतह क्या हो गई, खुरदुरी हो गई है, रफ हो गई है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। यानी जो हमारे सिस्टर्ने हैं, है ना, जो हमारा सिस्टर्ने है वही हमारा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा, इसमें क्या, राइबोसोम्स एक छोटे छोटे कणिकाणु के रूप में पाए जा रहे हैं, क्या, कणिका के रूप में, कण के रूप में पाए जा रहे हैं। इसीलिए हम इसको क्या, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कणिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। ठीक है, अब इसका वर्ग क्या है, यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, फिर वही वर्ग आ गया, यानी प्रोटीन संश्लेषण करेगा। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन की पैकेजिंग करेगा और प्रोटीन को कंटेन करके रखेगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्ग था। अब यदि मैं यहीं पे बात करूं, जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, सेकंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, इसमें क्या एब्सेंट होता है, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण यह प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। तो कौन है, हमारे जो ट्यूब्यूल्स हैं, यानी ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। इसका एग्जांपल मैंने क्या बता दिया, इसका क्या, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे, ट्यूब्यूल्स लाइक जो स्ट्रक्चर है इसका, वहाँ पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसलिए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। अब ये
प्रोटीन का निर्माण नहीं करता तो क्या करता है, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है क्या, हमारे लिए जरूरी है, फैट भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये किसका निर्माण करता है, लिपिड का निर्माण करता है या फैट का निर्माण करता है, किसका, लिपिड के सिंथेसिस में वर्क करता है। और क्या करता है, ये स्टेरॉइड्स का निर्माण करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स में हेल्प करता है ना। और क्या करता है, हार्मोन्स के सिंथेसिस में निर्माण करता है, या हार्मोन्स के निर्माण में वो करता है, ये हार्मोन्स जो भी इसके अंदर पाए जाते हैं ये हार्मोन्स के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब यदि कुछ रह रहा है तो आइए हम लोग जान लेते हैं क्या इनके, हाँ इसका एक पार्ट मैंने आपको बताना ही भूल गया। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक तंत्र का निर्माण कर रहा है।